This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे काम में आसानी पैदा करे। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि मुसलमान वो हैं जिसके हाथ और ज़ुबान से स्लोग रहा करते हैं, उससे मुसलमान महफूज है। तो हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हम किसी का माल ना खाएं, जो चीज़ हमारी नहीं है उसको इस्तेमाल मत करें। इसके अंदर ये चीज़ भी महफूज हो जाती है कि आप किसी खातून को, गैर महरम को देखते हैं जो कि आपकी बीवी नहीं है, तो ये भी उसी में है कि वो आपकी चीज़ नहीं है जिसको आप देख रहे हैं। किसी महफिल में किसी को जलील ना करें। आप तो एंजॉय कर रहे होते हैं, उस बेचारे का जो हाल होता है उसके दिल से बददुआ निकल रही होती है और आप जालिम बन रहे हो, उसका हक ले रहे होते हैं, उसकी इज्जत है, आप उसको पामाल कर रहे हैं किसी महफिल के अंदर, उसका ख्याल करें। कोई शख्स आपसे कोई चीज़ खरीदने के लिए आ गया है, उसका ख्याल करें, उसने आपको पेमेंट की है, अल्लाह ताला की ज़ात ने उसके दिल में आपके लिए एक मोहब्बत और प्यार उन्स पैदा किया है, आप उसका हक अदा करें। आप कहीं पर जॉब करते हैं, आपका अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का इंतज़ाम कर दिया है, पहले आप ढूंढ रहे थे, मिन्नतें समझते थे, आप उसी जगह पर जाके आपने वहां तक उनके एसेट्स को गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आप लोग सीए कर रहे हैं, आर्टिकल्स में जाएं और आर्टिकल्स के दौरान ऑडिट पे जाएं तो उनकी चीज़ें ना इस्तेमाल करें, उनकी स्टेशनरी घर ना उठा के लेकर आए, वो आपका हक नहीं है, उससे बेबरकती पैदा होगी, अल्लाह ताला नाराज हो। उन चीज़ों का ख्याल करें। किसी इदारे में पढ़ रहे हैं, उनके साथ आपने फ़ी का एक कमिटमेंट की है, उसको ऑनर करें, एक अच्छे मुसलमान होने का मुजाहरा करें। इस तरह से जो कौम है वो डेवलप होती है। हमारे मुआशरे के अंदर सम हो ये बातें बिल्कुल नापैद हो चुकी हुई है कि मस्जिद में गए हैं तो किसी का जूता पहन के आराम से चले जाएंगे, और अगर वो कहेगा जी आप मेरा जूता पहन गए तो अच्छा भी, मस्जिद में मैं अभी वॉशरूम में गया था, मैं आपको उठा के ले गया हूँ भाई, आप उस बेचारे को तंग कर रहे हैं आप। तो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी और दूसरों की आपकी वजह से ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। जो लोग दूसरों की चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लोग उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं, आप आजमा के देख लीजिए। इसलिए जितना किसी का ख्याल करेंगे वो उसका आपसे उन्स होगा, वो आपसे मिलना पसंद करेंगे। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। हमने सेल्स टैक्स को स्टार्ट किया हुआ था, और आज हमारा सेल्स टैक्स का लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है। और इसके अंदर अभी तक हमने लास्ट लेक्चर तक 31 पॉइंट जो हार्ड रूल ऑफ सेल्स टैक्स हैं, जो मैंने याद हो जाए, ये पूछ रहे हैं कि इसको समझना है या याद करना। समझ के चीज याद हो जाए ये तो वरान वरा, ये सोने पे सुहागा, और समझ आ जाए याद ना रहे तो इससे पेपर नहीं होना। सारी बात है कि एग्जाम आपका जो है उसमें जब तक आपको चीज याद नहीं होगी तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। ये नहीं मैं कह रहा कि ये रटा इसी तरतीब से लगाना है कि पेपर में आपसे पूछा जाएगा या ये कोई कानून है। आपको रूल का पता होना चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कि एंड कंज्यूमर जो है वो इनपुट नहीं क्लेम कर सकता मास वाइज चंद चीजों के। सेल्स टैक्स लायबिलिटी आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स है। जाली इनवाइस होगी, फेक इनवाइस होगी, उसका इनपुट नहीं मिलेगा। इनवाइस नहीं होगी तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा। पेमेंट आपकी 180 डेज के अंदर हो जानी चाहिए। पेमेंट करते हुए 50,000 से ज्यादा की अमाउंट होगी वो बैंक के थ्रू होगी। अगर एक एक्सपेंस एक से ज्यादा एक्टिविटीज में इस्तेमाल हो रहा है जो डाइवर्सिफाइड है, उसकी अपोर्शनमेंट होगी। जो जीरो रेटेड गुड्स है उसके अगेंस्ट रिफंड होगा। ये बेसिक रूल्स का आपको पता होना चाहिए, राइट। और इन्हीं में से आपको थ्योरी में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। मकसद कहने की जो चीजें जब तक याद नहीं करेंगे तो उस वक्त तक वो एग्जाम कैसे होगा, ठीक है। यानी जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ये बड़ी कोर आइटम्स हैं इसकी,
ये नहीं है कि मैं ऐसे ही बस मैंने आपको कुछ झटके तरीके से छोड़ दिया हुआ है। कि बहुत सारा किताब का एरिया यहाँ से कवर हो जाता है, बहुत सारी फिलोसफी उसकी कवर हो जाती है यहाँ से। सेल्स टैक्स शैल बी चार्ज ऑन रिटेल प्राइस, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं। जो थर्ड शेड्यूल की आइटम्स हैं, कुछ चीजें रिपीट भी हुई हैं। सेल्स टैक्स में बी चार्ज ऑन सेल प्राइस इन केस ऑफ इंपोर्टेड रिटेल गुड्स। राइट, यहाँ पर जो है ना एक इशू है कि हमारी जो इंपोर्टेड आइटम्स होती हैं और वो रिटेल, जैसे शैम्पू आपने इंपोर्ट की है तो आपके सामने कस्टम डिपार्टमेंट है ना, तो कस्टम डिपार्टमेंट के पास आपकी दो ऑप्शन है। एक उसकी जो रिटेल प्राइस है उसके ऊपर आप उसको टैक्स दे दें, और एक उसकी ऑप्शन ये होती है कि आपकी जो वैल्यू आपने डिक्लेयर की है, जिसको कस्टम वैल्यू कहते हैं, अप्रेजल वैल्यू कहते हैं, आप उसके ऊपर टैक्स दे दें। दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अच्छा, इसके अंदर होगा ये कि अगर आप रिटेल प्राइस पे टैक्स दे देंगे ना तो फिर वैल्यू एडिशन टैक्स नहीं लगता। असल में ये शेड्यूल कैफ लेवल पे है नहीं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ ये सी फैप में उसकी एक आइटम है। देखें, आपने आपसे जो पूछा गया ये शैम्पू कितने की है, आपने कहा जी मैंने इंपोर्ट की है 400 रुपए की, लेकिन बेचूंगा मैं 700 रुपए की। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कि आप टैक्स इस पे दे दें। अगर आप इस पे देंगे तो आप 17% देंगे, यानी इस केस में वैल्यू एडिशन टैक्स, हालांकि ये कमर्शियल इंपोर्ट है, आपने एज इट इज बेचनी है, लेकिन अगर आप अपनी वैल्यू पे देंगे तो फिर आप वैल्यू एडिशन टैक्स लग जाएगा। ये एक इशू होता है। यानी कैफ लेवल पे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ऐसी चीजें एग्जाम में देगा, लेकिन अगर चीज याद रह जाए तो ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर इंपोर्टेड आइटम रिटेल गुड्स हो तो मैं किस पे टैक्स लूँ। अगर एग्जाम में मुझे दोनों वैल्यूज गिवन हो तो आप इसी पे टैक्स लें, और ले 17%। कितना लें? 17% आप जो है वो टैक्स ले लें, अगर दोनों वैल्यूज गिवन हो। अगर कुछ भी ना गिवन हो, सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन हो, तो फिर आप जो नॉर्मल हमारा रूल है उसी को फॉलो करें। तो फिर वैल्यू एडिशन टैक्स का, यानी कमर्शियल आइटम जो होती है जो आप इंपोर्ट करके एज इट इज आगे बेचते हैं, उसके ऊपर आप 20% टैक्स लें। ठीक है, इसको नॉर्मल रूल के साथ आप लेकर चलें। स्टूडेंट इसी को 3% को फर्दर टैक्स के साथ मिक्स कर जाते हैं। इसी को क्या करते हैं, फर्दर टैक्स के साथ मिक्स। देखिए, फर्दर टैक्स आप सप्लाई पे देते हैं जो अनरजिस्टर्ड को की जाती है, उस पे आप देते हैं। ये इंपोर्ट के ऊपर है, कमर्शियल इंपोर्ट के ऊपर। ये 3% जो आप देते हैं अनरजिस्टर्ड वाला, ये सेपरेट किया जाता है। पहले आप अनरजिस्टर्ड की सप्लाई के ऊपर 17% अलग लेते हैं, ये 3% अलग लेते हैं। लेकिन कमर्शियल इंपोर्ट जो होती है उसके ऊपर 20% इकट्ठा लिया जाता है इंपोर्ट के टाइम के ऊपर। नहीं नहीं नहीं, ये उसी में ये 20% इकट्ठा ही लेना है आप। अनरजिस्टर्ड के केस के अंदर 17% टैक्स अलग होता है, 3% फर्दर टैक्स सबसे एंड पे आपने ऐड करना होता है। ये आपका आउटपुट बनता है, ये आपका इनपुट होता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये आपका इनपुट है और वो आपका आउटपुट है, एक तरह से आपने देना टैक्स, उसके ऊपर 3% टैक्स देना। दोनों अलग अलग चीजें, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। राइट, तो स्टूडेंट वो 3% को साथ जो है ना खाम खा मिलाना शुरू कर देता है, वो चीज और है वो चीज और। If goods are listed under 8 schedule, then reduced tax rate shall be applicable on purchases and sale. अगर आपने चीज इनको परचेज की है तो फिर भी रिड्यूस रेट ही होगा, अगर आपने सेल किया तो फिर भी। मिसाल के तौर के ऊपर, जैसे दूध है, उसका रेट जो है, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जो फ्लेवर्ड मिल्क है उसका रेट है 10%। अगर आप परचेज करेंगे तो फिर भी 10% देंगे, और अगर आप सेल करेंगे तो लोगों से भी 10% ही लेंगे। लेकिन ये सवाल हो सकता है कि सर वो दूध मैंने एक ऐसी आइटम में इस्तेमाल किया जो नॉर्मल टैक्स हो रही है। राइट, तो जाहिर बात है कि अगर आपने 100 रुपए का दूध परचेज किया तो उस पर टैक्स कितना देंगे, 10 रुपए। ठीक है, लेकिन आपने जो आगे चीज बना दी है वो नॉर्मल है, वो आपने बेच दी है 500 रुपए की, तो वो तो इसमें नहीं है ना, 8 शेड्यूल की, तो इस पे आप 17% ही लेंगे। अंडरस्टैंड, तो आपका आउटपुट जो है वो हो जाएगा इस वाला 17% वाला, और इनपुट जो है वो आपका 10 वाला हो जाएगा। बस भाई जितना दिया है वो माइनस कर ले, जो लेना है वो नॉर्मल। यानी ये पॉसिबल है कि आपकी जो इनपुट है
वो 8 शेड्यूल की हो लेकिन आपकी जो सेल है वो नॉर्मल हो। ठीक है, ये पॉसिबल है कि आपकी जो इनपुट है वो 5th शेड्यूल वाली हो और सेल आपकी नॉर्मल हो। तो जब 5th शेड्यूल वाली होगी तो आपने टैक्स कितना दिया होगा? 0। इसमें आपने कितना दिया होगा? कम दिया होगा। कोई नई गिदड़ सिंगी नहीं सिखा रहा आपको, बात सिंपल सी है। जो टैक्स दिया है वो जब आप चीज परचेज करेंगे उसके मुताबिक टैक्स देंगे, जब आप चीज सेल करेंगे तो उसके मुताबिक लोगों से टैक्स लेंगे। अगर आपने कोई ऐसी चीज इस्तेमाल की जो नॉर्मल थी, उस पर आपने 17% टैक्स दिया हुआ है, लेकिन बना आपने एग्जाम्प्ट गुड ली है, तो टैक्स क्या होगा? कोई भी नहीं। जो दिया होगा वो आपकी कॉस्ट बन जाएगा, उसको आप क्लेम नहीं कर सकते। तो किसी कॉम्बिनेशन में भी चीजें हो सकती हैं। मकसद कहने का है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे 3rd शेड्यूल का मॉडल क्या है, 5th शेड्यूल की फिलॉसफी क्या है, 6th शेड्यूल और 8th शेड्यूल की फिलॉसफी क्या है। बस जब आप इस चीज पे स्टिक हो जाएंगे तो फिर चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अच्छा जी, नॉर्मल ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड इन सेल्स टैक्स बट स्पेशल डिस्काउंट इज नॉट अलाउड। ठीक है, इसकी वैल्यू का इसके साथ ताल्लुक है। मैं आपको इसकी एक कैलकुलेटर में ले लूं। मिसाल के तौर के ऊपर एग्जामिनर ये कहता है कि एक शख्स है ए, उसने एक चीज बेची है 1 लाख रुपए की, विच इज एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंटेड है। ये नहीं, ये डिस्काउंटेड अमाउंट, और ये टैक्स जो है ये नॉर्मल भी है और इनवॉइस पे लिखा भी हुआ है। दोनों चीजों क्या है, ये डिस्काउंट नॉर्मल है और इनवॉइस के ऊपर मेंशन भी है। तो आप टैक्स किस पे लेंगे? 1 लाख इंटू 17%, 17,000 रुपये आ गया। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर ये कहे कि ये 1 लाख रुपए की वैल्यू है और ये डिस्काउंटेड है एट द रेट ऑफ 10%, इस पर डिस्काउंट लगा हुआ है, यानी ये 90% है और ये डिस्काउंट स्पेशल है, लेकिन इनवॉइस पे लिखा हुआ है, यानी हम इस आइटम के ऊपर लोगों को डिस्काउंट देते नहीं है, लेकिन इनवॉइस पे मेंशन कर दिया गया है। दोनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, स्पेशल है ये। तो आप क्या करेंगे एग्जाम के अंदर? इसको ग्रॉस अप करेंगे, 0.90 पे डिवाइड कर लेंगे, ग्रॉस अप हो जाएगी ना, यानी डिस्काउंट का असर आपने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? हाँ जी, 1 लाख 111 111। तो हम कहेंगे कि जो असल इस चीज की वैल्यू थी वो थी 111। इसका आप 17% देंगे, क्या आंसर आएगा? हाँ जी, 188 क्या हुआ बेटा? हाँ जी, ठीक है, ये आ जाएगा इसका। अच्छा, अगर एग्जामिनर ये बात कहे सी सिचुएशन के अंदर, तो कहते जी एक शख्स ने 1 लाख रुपए की चीजें बेची, उस पर डिस्काउंट दे दिया 10%। ठीक है, ये स्पेशल है, ये क्या है? लेकिन नॉर्मल डिस्काउंट 5% है, यानी आम तौर पर इस पे डिस्काउंट कितना दिया जाता है? 5%। कितना है? 5%। और ये इनवॉइस पे मेंशन भी है। तो फिर आप क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे 0.9 के ऊपर, ग्रॉस अप हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.95 के साथ, फिर इसका 17% लेंगे। ये क्या किया मैं आपको भी बताता हूँ। वन मल्टीप्लाई भी करना है ना, 179,444, यानी जब मैंने 90 पे डिवाइड किया तो ये अमाउंट अपनी ओरिजिनल हालत में आ गई 111 में।
असल ये थी 111 है ये। अच्छा 111 असल अमाउंट ये थी, इसकी असल ग्रॉस वैल्यू। तो नॉर्मल डिस्काउंट कितना है 5%। तो फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 95% के साथ, यानी 0 तो ये डिस्काउंटेड वैल्यू आ गई। तीनों सिचुएशन जो आज तक एग्जाम में आ चुकी हैं मैंने आपको बता दी, तीनों सिचुएशन। पहली सिचुएशन भी ये नॉर्मल है, डिस्काउंट गिवन है तो ठीक है। दूसरी सिचुएशन के उसमें एक कंडीशन क्या हो रही है, वायोलेट हो रही है, एक ठीक है, ठीक है। और तीसरी सिचुएशन कि आपकी स्पेशल है, डिस्काउंट है, लेकिन जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है। हम डिस्काउंट लेंगे लेकिन ये वाला डिस्काउंट नॉर्मल नहीं है। तो हमने क्या किया, तो उसको पहले ग्रॉस अप किया और एक्चुअल वैल्यू के साथ डिस्काउंटेड वैल्यू ले ली। ठीक होगी बात ये भी। अच्छा एक और चीज भी शायद पेपर में कहीं मैंने आ चुकी हुई है। उसने कहा कि जब चीजें बेची गई थी उस वक्त 1 लाख रुपए की थी जो डिस्काउंटेड नहीं थी, ठीक है, और 3 महीने का क्रेडिट था इसमें। लेकिन 1 महीने बाद उस शख्स ने उससे कहा कि भाई अगर तुम पेमेंट मुझे जल्दी कर दोगे तो मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट देता हूँ, जिसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तीनों जो सिचुएशन है ये ट्रेड डिस्काउंट की है, इसमें फर्क होता है। ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं वो जो आप रेडी पे खड़े होकर नहीं करवाते, वो कहता है जनाब ये 300 रुपए किलो आम है, आप कहते हैं यार 200 रुपए किलो कर लो, कहते नहीं जी 250 कर लो, चलो 220 कर लो, इसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और उसी वक्त डन करके आप चीज उठा लेते हैं। कैश डिस्काउंट किसे कहते हैं कि आपने चीज डन कर ली, उठा ली, और अब आप प्रोलॉन्ग करना शुरू कर दिया उसको, या क्रेडिट पे ले ली है। वो बंदा आता है आपके पास, आपसे कहता है यार मेरी पेमेंट जरा जल्दी कर दो मुझे, लेकिन मैं आपको एक फायदा देता हूँ, मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ। इसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ट्रेड और कैश, ट्रेड डिस्काउंट अलाउ है, कैश डिस्काउंट अलाउ नहीं है। आपने 3 महीने की बजाय 1 महीने बाद पेमेंट कर दी 90,000 की, ठीक है, तो लॉ कहता है ये टैक्स इसी पे लगेगा, ये इस पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू इनवॉइस पे मेंशन नहीं थी। हो सकता है ये नॉर्मल डिस्काउंट ही हो, आप देते हो, लेकिन जब आपने इनवॉइस इशू की थी तो उस वक्त तो आपने 1 लाख की इशू की थी, तो ये इनवॉइस पे तो मेंशन होना चाहिए था, तो इनवॉइस पे तो मेंशन ही नहीं है। समझ आ गई है? तो समझ आ रही है कि नहीं? ये वाला डिस्काउंट आपको अलाउ नहीं है, कैश डिस्काउंट अलाउ नहीं होता, ये बात मैंने आपको बताई। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन है नूरी और सूरी वाला, तो वो आया हुआ इसके अंदर, तो उसके अंदर ये चीजें टेस्ट हुई है। अच्छा ये क्वेश्चन था हमारा, कल मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था, स्टूडेंट कह रहे थे कि सर वो करवा दें क्वेश्चन। ये है जी दिस वन, ये 27वां करवा दूं या 29वां? 27वां, चलो 29 करवा दो। मैंने बेटा उससे किया नहीं है, मुझे सोल्यूशन नहीं याद उसका, मैं देख लूंगा बाद में, अभी चूंकि रिकॉर्डिंग चल रही है उसको कर लें, बाद में मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। उसको अभी मैंने किया नहीं है। ये जी हम 29 क्वेश्चन कर रहे हैं, फेब X9 इसकी डेट है, 2 लोग हैं, रजिस्टर्ड पर्सन है, इसका सोल्यूशन हम करते हैं। मिस्टर टी, ये मेरा है सोल्यूशन किया भी हुआ मैंने। ये देखिएगा जी, ये असाइनमेंट थी, 2 हमारे पास बंदे हैं, मिस्टर टी और मिस्टर एस। इन दोनों का टू ईच ऑफ द अबव पर्सन, जब ये कहा जाए कि दोनों का अलग अलग करे तो आपने मिस्टर टी का अलग कैलकुलेशन करनी है, ऐसी यानी समझे कि ये 2 क्वेश्चन आपको दिए गए एक तरह से। कितने दिए गए? 2 अलग अलग क्वेश्चन थे। तो पहले सिर्फ टी को फोकस करें,
कहता है जी टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी नहीं है रजिस्टर्ड पर्सन से, कोई भी इसके परचेजेस हैं, ये क्या है इनपुट। टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड से लेनी नहीं है। एग्जेम्प्ट गुड्स इसकी है ही नहीं, ठीक है, तो इसकी तीनों आइटम खत्म हो गई। उसके बाद लिखा हुआ फिक्स एसेट मशीनरी फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर नोट ए। कहता है जी नोट ए पढ़े, नोट ए पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। इन केस ऑफ मिस्टर टी द मशीनरी हैज बीन यूज्ड फॉर एग्जेम्प्ट एज वेल एज जीरो रेटेड सप्लाईज। ये जो 5 लाख है ये मशीनरी कहाँ इस्तेमाल हुई, एग्जेम्प्ट राइट और जीरो रेटेड में, यानी इसका टैक्स हम इसमें क्लेम करेंगे और इसमें करेंगे। इसका मतलब इनपुट है हमारे पास और ये कॉमन है लेकिन 2 आइटम में, हर एक में नहीं है। उसके बाद आते हैं टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर। टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। मिस्टर टी साहब जो है ये रजिस्टर्ड पर्सन को मुंह लगाना पसंद नहीं करते, ना चीजें उससे खरीद रहे हैं ना उसको बेच रहे हैं। ऐसे लोगों को अक्सर जो है वो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है मार्केट के अंदर। टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसके 2 इम्पैक्ट होंगे, पहले हम 17% लेंगे और उसके बाद 3% फर्दर टैक्स भी आएगा। एग्जेम्प्ट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जीरो रेटेड सप्लाई जो है, अच्छा अब देखिएगा जो जीरो रेटेड सप्लाईज हैं राइट, उसमें हमारे पास रॉ मटेरियल तो है ही नहीं, सिर्फ इस फिक्स एसेट का जो होगा वही रिफंड में जाएगा। फिक्स एसेट का जो टैक्स है वही। देखिए आपने परेशान नहीं होना, अपना सिंपल रूल जो है उसी को ही फॉलो करना है। नंबर 1 देखिएगा, क्या मेरे पास डाइवर्सिफाइड सेल्स गिवन है, सवाल वही है मेरा। जितना कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहेंगे आपको समझ आएगी। क्या डाइवर्सिफाइड सेल गिवन है, द आंसर इज यस। क्या हर सेल का, हर सप्लाई का अलग अलग इनपुट गिवन है, द आंसर इज नो, नहीं गिवन, यानी हर जो सप्लाई का अलग अलग से गिवन नहीं है। तो इसका मतलब हम पहले जाएंगे वर्किंग 1 के ऊपर, कॉमन इनपुट टैक्स कैलकुलेट करेंगे और वर्किंग 2 में जाके इसकी क्या करेंगे, अपॉर्शनमेंट करेंगे। फिर इग्नोर कर देते, अनरजिस्टर्ड से रॉ मटेरियल परचेज करें। इन्होंने पूछा कि फिक्स एसेट अनरजिस्टर्ड से होता, अनरजिस्टर्ड से फिक्स एसेट खरीद लें, रॉ मटेरियल खरीद लें, बात गई खत्म। ठीक है जी, ये आ गई। अब देखिएगा इसकी वर्किंग, हमारे पास वर्किंग 1 के आ गई, इनपुट टैक्स फिक्स एसेट हमने परचेज कर लिया, ठीक है, ये वाला आ गया 8,500 रुपया। परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड कुछ भी नहीं है, हमारा ये वाला मौजूद है। इसकी अपॉर्शनमेंट करेंगे। जीरो रेटेड गुड्स कितनी थी, 25 लाख की, एग्जाम्प्ट कितनी थी, 38 लाख रुपए। ये सिर्फ 2 ही में इस्तेमाल हुआ है ना, इसको हमने कर दिया। अब इसकी हमने अपॉर्शनमेंट की 8,50,000 की, कैसे, इसको इस पे डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये आंसर आ गया। उसके बाद इस पे आप डिवाइड किया आपने और इस इनपुट को, तो ये वाला आंसर आ गया। ये हमारा रिफंड होगा और इसकी फर्दर कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। अब आ जाए कैलकुलेशन के ऊपर। आउटपुट टैक्स उसी तरह दोबारा, कुछ मैंने नई नहीं की। देखिए यहाँ रॉ मटेरियल नहीं था, मैंने कॉलम नहीं बनाया, यहाँ हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं था, मैंने नहीं लिखा, अपने पैटर्न को प्रॉपर फॉलो करता जा रहा हूँ, जो एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शंस है उसी को फॉलो कर रहा हूँ, मैं कोई नया काम नहीं कर रहा। आउटपुट टैक्स टैक्सेबल सप्लाईज है, कितनी है उसकी, 17%, ठीक है, ये आ गई मेरे पास। अब इसमें इनपुट टैक्स है कोई, है ही नहीं, इनपुट टैक्स तो कोई नहीं है, लेकिन ये सेल किसको है, अनरजिस्टर्ड को। समझ आ गई, वो मैंने उसमें कर दिया ऐड, फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 3%, वो ऐड हो गया, ये मेरा सेल्स टैक्स पेएबल आ गया। ठीक है, देखें फॉर्मेट क्या था, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, राइट, इसमें आपने क्या लेस करना था, लेस इनपुट टैक्स ऑफ द फिक्स एसेट, राइट, फिर इसमें आपने ऐड करना था फर्दर टैक्स
करना था ना ऐड। अब मेरे पास आउटपुट था, लिख दिया, इनपुट तो इसकी थी नहीं, फर्दर टैक्स था वो मैंने लिख दिया, फिक्स एसेट का है ही नहीं, तो दो ही आइटम आई ना, एक और ये, वो दोनों लिख दिए हमने यहाँ पे, आपका ये वाला आ गया। मैं अपने फॉर्मेट से नहीं हिला, पैटर्न वही है, जो आइटम मिसिंग थी मैंने छोड़ दी सारी। समझ आ रही है? इज इट क्लियर? कोई बता देना। अच्छा, ये सेल्स टैक्स रिफंडेबल वो वाला मेरा आ गया यहाँ पर, दैट्स इट। ठीक हो गया? चलिए आगे, मिस्टर टी सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ये हमारा इसमें इनपुट आ गया। सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड इसमें नहीं है। एग्जाम्प्ट गुड्स इसने परचेज की है, इसको नहीं कंसीडर करेंगे। इसका भी फिक्स एसेट है, इसको देखते हैं। मिस्टर एस द मशीनरी हैज बीन यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाईज ओनली, किसमें यूज हुई है? अब टैक्सेबल जो सप्लाईज हैं वो जीरो रेटेड होती हैं और ये वाली होती है, क्या होती हैं? जीरो रेटेड, और इसमें जीरो रेटेड है ही नहीं। देखिए, अगर एक एग्जामिनर ना बताए तो टैक्सेबल से जीरो रेटेड टैक्सेबल गुड्स होती है, ये बात ध्यान रखिए। जीरो रेटेड क्या होती है? टैक्सेबल गुड्स होती है, तो वो तो है ही नहीं। तो ये सारा का सारा यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। अब जरा देखिएगा, जरा चीजों को देखें। सवाल ये है कि क्या मेरे पास डाइवर्सिफाइड सेल्स है? द आंसर इज यस, मेरे पास वो मौजूद है। अच्छा, उसके बाद क्या हर एक का इनपुट जो है वो अलग अलग गिवन है? नहीं है, मुझे हर एक का इनपुट जो है वो अलग अलग गिवन नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा? पहले हम वर्किंग 1 करेंगे, फिर हम वर्किंग 2 करेंगे, और उसके बाद अपने क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। अब पहले जो हमारे पास जो है वो जो इनपुट्स आ रही है वो कौन सी है? सिर्फ ये है, राइट ना, ये वाली हमारी कॉमन नहीं है, ये है इनपुट लेकिन ये कॉमन नहीं है। इसमें सिर्फ जो रेजिडुअल है वो ये वाली वैल्यू इसमें, क्योंकि इसका तो एग्जामिनर ने बता दिया कि इसमें इस्तेमाल हो रही है, ये तो कॉमन ना हुई। नहीं समझ आ रही? उसने हमें इसका क्लियर कट बता दिया कि वो यहाँ इस्तेमाल हो रही है। तो रेजिडुअल उस चीज को कहते हैं जिसका पता नहीं है, और वो सिर्फ एक ही वैल्यू है, वो ये वाली है जिसका हमें पता नहीं है। ठीक है, आ जाए मिस्टर एस के ऊपर। कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी मैंने लिख दिया सारा कुछ। अब आ जाए सबसे, देखिए वही मेरा पैटर्न है, इनपुट टैक्स परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ये आ गई परचेजेस, एग्जाम्प्ट परचेजेस। दिस वन, ये देखिएगा, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, फिक्स एसेट, ये वाला आ गया। चलो मैसेज बड़े भेजता हूं। उसके बाद आ गई अपोर्शनमेंट। ठीक है, अपोर्शनमेंट में रॉ मटेरियल भी है, फिक्स एसेट भी है। ठीक है, कौन सी है हमारे पास? टैक्सेबल सप्लाईज और एग्जाम्प्ट सप्लाईज, उनकी वैल्यूज मैंने लिख दी। ये वाला जो मेरी वैल्यू आई थी रॉ मटेरियल, ये मैंने क्या कर दिया, इसमें दोनों में अपोर्शन कर दिया। उसके बाद ये जो था ये कहाँ यूज हो रहा था? टैक्सेबल में, मैंने यहाँ लिख दिया। कोई मैंने उसके अंदर कोई मैंने नया कोई काम नहीं किया, अपने बेसिक रूल को फॉलो करता जा रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता जा रहा है। ये क्या होगा? ये मैं पहले माइनस करूंगा, ये बाद में माइनस करूंगा। इसका एग्जाम का कोई ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, वो फिक्स एसेट हो या रॉ मटेरियल हो। अब आ जाए आउटपुट के ऊपर। मेरा टैक्सेबल गुड्स में आउटपुट क्या है? 17% रजिस्टर्ड को है। एग्जाम्प्ट गुड्स मैंने लिख दी, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये मेरे पास आंसर आ गया। इनपुट टैक्स, रेजिडुअल इनपुट टैक्स, ये भी जो मैंने कैलकुलेट किया, और 90% विच एवर इज लोअर, 8 भी नहीं लगा, ये मेरी वैल्यू आ गई। फिक्स एसेट, ये वर्किंग ना भी लिखें, ये सारे का सारा था ही इसका, ये सारे का सारा था ही इधर का, वो मैंने इसमें क्या किया? माइनस किया। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा एक अजीब काम आ गया कि इसकी वजह से ये नेगेटिव अमाउंट आ गई। तो रिफंड किसकी वजह से आता है? जीरो रेटेड की वजह से। तो ये फिक्स एसेट को जीरो रेटेड में यूज हुआ है, इसलिए ये क्या होगा? आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा।
इसीलिए मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था कि देखें आपने जब भी चीज को समझना है तो यही कहना है कि रिफंड जीरो रेटेड की वजह से आना है। अब चूंकि ये नेगेटिव अमाउंट आ गई तो कैरी फॉरवर्ड होगा। इज इट क्लियर? समझ आ गई है? इसी तरह वो टी वाला था। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया कि उनके कितने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ये चीज उसने की है यहाँ पे। ठीक है, देखें जब तक करेंगे नहीं उस वक्त ये सही समझ नहीं आएगी। अगर आप कहते तो पीडीएफ इसकी मैं भेज दूं आपको कि है कर लिया हुआ। हाँ जी, ये करना था अभी, इसलिए मुझे इस काम पे लगा दिया। शिराज कह रहा था मैंने कर लिया ये। चलें आगे चलें। This conference will now be recorded. नहीं जी, एक क्वेश्चन अब आ गया स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर, इसको आपने एज एन असाइनमेंट करना। जब मैं कहता हूँ असाइनमेंट करना है तो आपने इसको एंड तक खुद करना है। 100% कोई गलत हो जाए तो कामयाब है। फिलॉसफी क्या है? जो समझ आ रही है, जहां क्वेश्चन करना था एंड तक लेके जाए इसे। यानी मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ से आगे क्या करूं, भाई जो समझ आ रही है करते जाओ। अगर आई कैप से कोई बंदा आ जाए आपको मारे, कोई पुलिस वाला आ जाए 15 पे इसकी वजह से कॉल कर दे, तो आपने मुझे जरूर बताना है कि जी मैं क्वेश्चन कर रहा था थोड़ा सा गलत हुआ है, मेरे हमसाये ने या मेरे दोस्त ने कॉल कर दिया पुलिस वाले को। कोई इंशाल्लाह नहीं आएगा। क्या कहा मैंने? क्वेश्चन वही हमारा फॉर्मेट है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। फिलॉसफी कि अगर डाइवर्सिफाइड सेल गिवन हो और इनपुट का पता ना हो तो फिर क्वेश्चन वर्किंग 1 से स्टार्ट होगा, वर्किंग 2 के ऊपर जाएंगे और इस तरह से हम क्वेश्चन को लेके जाएंगे। बड़ा आसान तरीका है, इसमें कोई परेशान। जो स्टूडेंट क्वेश्चन से घर में बैठा ही घबरा जाता है ना, तो पेपर में फेल ही होता है तकरीबन। भाई जो अच्छे हालात में बैठे हुए उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या करना। एक बंदा घर में है, उसको कुत्ता पड़ गया, डंडा उसके हाथ में है, वही दौड़ के अपने घर के अंदर घुस गया है। तो जब कभी वो जा रहा होगा उसके हाथ में कोई औजार भी नहीं है और कुत्ता उसको पड़ गया, तो उसका तो फिर वो उसका पेशाब निकल जाएगा। ये पक्की बात है ना। तो जो घर के अंदर भी कुछ नहीं कर सका तो उसने फिर बाहर जाके क्या करना? बड़ी सीधी सी बात। इसलिए आपने वो बंदा नहीं बनना जो घर के अंदर बैठ के कुत्ता पड़ गया, डंडा हाथ में है और फिर भी कहता नहीं कुत्ते यार बस तेरी मेहरबानी मुझे माफ कर। ऐसे नहीं करना। क्वेश्चन 100% नहीं आता, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्वेश्चन को कुत्ता नहीं समझना प्लीज। ये नहीं समझना कि ये कुत्ता काम है, इसको ठीक तरीके से आपने वो करना। देखें सीधा सा है, जेएफ एसोसिएट है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाईज गिवन है, अलग से परचेजेस भी गिवन है। सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, इसकी बात की जा रही है, इनकी इसकी पहले ये ध्यान से पढ़ा करें। इसको इसके साथ अगर आपने कनेक्ट कर दिया तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। ये सप्लाई की बात हो रही है। गुड्स वर्थ दिस सोल्ड टू न्यू कस्टमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, नॉर्मल डिस्काउंट इज 10%। आज ही कहानी सुनाई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपने क्या करना है ये आपने सोचना है। और इसमें किसकी बात की जा रही है? रजिस्टर्ड पर्सन की। इसमें से रजिस्टर्ड पर्सन ढूंढने आपने कहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, जहां भी है बस सवाल में आपको मैंने बता दिया है। An invoice issued to Qasim this whereas the correct amount was this। एक कासिम को इनवाइस इशू की थी, कितने की असल अमाउंट ये थी। सोचें गलत अमाउंट आ गई, क्या करना है आपकी? ये देखें, सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड दिस टू एंड कंज्यूमर। बताया है ना। अनरजिस्टर्ड का क्या मसला है? इस पे फर्दर टैक्स लगता है। ये उसने फर्दर टैक्स की एक्सेप्शन बता दी। सोचे क्या हरकत की है उसने, राइट, एंड कंज्यूमर को बता दी है। तो आप तो अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करें तो आपने 3% फर्दर टैक्स लेना होता है ना। उसमें कुछ सप्लाई उसने क्या किसको कर दी है? एंड को। तो क्या करूं इसका?
सोचना है ना, असाइनमेंट है। एग्जाम सप्लाई 50,000 वर रिटर्न बाय द अनरजिस्टर्ड कस्टमर ड्यूरिंग द पीरियड। सेल रिटर्न हुई है। सेल कहाँ लिखते हैं, बताएं कहाँ लिखते हैं सेल? वर्किंग 1 में लिखते हैं सेल? नहीं लिखते, वर्किंग 2 में लिखते हैं। और भाई वर्किंग 2 में जब अपोर्शनमेंट करते हैं तो लिखते हैं ना, वहां से माइनस कर दें। पहले लोकेशन देखें ना, चीज लिखी कहाँ है। वर्किंग 1 में इनपुट होती है, वर्किंग 2 में जाके मैंने सेल लिखनी है। अगर टैक्सेबल गुड्स की भी रिटर्न है वहां से माइनस कर दें, एग्जाम्प्ट की है तो उससे माइनस कर दें, और यही चीज उठा के हमने आउटपुट में लिखनी होती है। बात खत्म, आसान हो गया ना। टू मशीन ए एंड बी, दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली वर एक्वायर्ड and commissioned into operation in August. Machine A has been used for the manufacture of taxable as well as exempt supplies, whereas machine B has been used only for manufacture of export supplies. अब आपके क्वेश्चन में कितने आ गए फिक्स एसेट? 2। तो कॉलम एक नया बना दें। एक बनेगा आपका सप्लाईज का, एक उसकी वैल्यू, एक रॉ मटेरियल, एक फिक्स एसेट ए और एक फिक्स एसेट, तो उनको कर लें। सेम पैटर्न है, मैं अपनी चीज से हिल नहीं रहा, मैं अपनी पैटर्न से नहीं हिल रहा, फॉर्मेट को मैं फॉलो करता जा रहा हूं। इनपुट टैक्स ऑन इनवॉइस दिस, ये किसकी बात की जा रही है? पेड ऑफ दिस बट इनएडवर्टेंटली इट कुड नॉट बी क्लेम्ड इन द रिटर्न फॉर द मार्च एंड देयर आफ्टर। अगर आप किसी महीने में इनपुट क्लेम ना कर सके तो क्या तरीकेकार होता है? एड बैक कर दे, शाबाश, अगले 6 महीनों में इसको क्लेम कर सकते हैं। अगले 6 महीनों में इसको क्लेम एड बैक करते हैं उधार वाली चीज को जिसका इनपुट क्लेम कर चुके हुए हैं, रिवर्सल उसकी डालते हैं। मैंने शुरू में भी कहा था कि आपने 180 और 6 माह को हमेशा मिक्स करके छोड़ना है, आप नहीं बात आते। जिसका इनपुट नहीं क्लेम कर सके उसके लिए 6 महीने। मार्च है ना, तो आगे क्या आएगा? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 3 और यहां तक कर सकते थे। हम किस महीने में हैं? अगस्त में। ठीक है, सोचें इसके ऊपर क्या कर। बिजली का बिल आ गया, वाज पेड इन कैश, द बिल वाज इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स ऑफ दिस। कैश में बिल दे सकते नहीं दे सकते? 50,000 से ज्यादा है, दे सकते हैं, इसमें ये अलग है। सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड का क्या बताया हुआ है? कहाँ लेके जाते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड? कहाँ पे? इनपुट टैक्स में। वर्किंग 1 में लेके जाते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड? नहीं। वर्किंग 2 में लेके जाते हैं? नहीं। आउटपुट में लेके जाते हैं? नहीं। किस में लेके जाते हैं? इनपुट टैक्स में। कहाँ लेके जाते हैं? लोकेशन सेट करें उसकी। वर्किंग 1 में ब्रॉड फॉरवर्ड आएगा, वर्किंग 1 में आएगा, वर्किंग 2 में, आउटपुट में, इनपुट में आएगा। सही है? देखिए, जो जो चीजों को सेट करेंगे चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। चलें जी, अब चलते हैं अपनी किताब को। अब हम किताब को प्रॉपर साथ साथ क्वेश्चन करते जाएंगे, साथ साथ हम अपनी किताब को फॉलो करते जाएंगे कि हमने क्या पढ़ा उसके। एग्जाम्प्ट गुड्स को मुझे आप बताते जाइएगा, सर ये चीजें हमने कर ली, ये नहीं कि मैं ताकि उसको आपको करवाना शुरू कर दूं। पेज था जी हमारे पास, ये तो जीरो रेटेड गुड्स का था। फिफ्थ शेड्यूल करवा दिया था मैंने। पेज 1 से स्टार्ट कर लेते हैं ना, यहां से शुरू कर लेते हैं एक दफा। अब हम प्रॉपर शुरू कर लेते हैं ना, अब हम प्रॉपर इसको शुरू कर लेते हैं। सेल्स टैक्स रेट्स एंड हु इज लायबल टू पे सेल्स टैक्स, ये पहले हमारी चीज आ गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Sales tax rate is 17%, further tax is 3%, shall be charged when the goods are supplied. इसकी सुन लें कि इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज मेंट बाय सप्लाइड? क्या सप्लाई से मुराद एक्चुअल सप्लाई होती है
क्या सप्लाई से मुराद किस्तों वाली सप्लाई होती है, क्या लीज वाली भी सप्लाई गिनी जाती है, क्या चीजें मेरे पास पड़ी हुई हैं और बिक गई हैं, क्या उसको सप्लाई गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा, चीजें बिकी नहीं, मुझे सारी पेमेंट कर दी गई, क्या उसको सप्लाई कहा जाएगा, किसको सप्लाई कहा जाएगा। ठीक है, चीजें मैं उधार अपनी खुद ही उठा के ले गया हूँ, क्या ये सप्लाई है या नहीं है। इसकी बहुत सारी चीजें हम कर चुके हैं। मैंने कहा रजिस्टर्ड पर्सन को करें सप्लाई, अनरजिस्टर्ड को करें सप्लाई, सैम्पलिंग करें सप्लाई, ड्राइंग करें सप्लाई की डेफिनेशन में चला जाएगा। ये बातें सारी बताइए ना आपको। हाँ, गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाए और नहीं, अगर आपने उनको बता दिया टैक्स डिपार्टमेंट को, फिर इसको सप्लाई नहीं समझा जाएगा। समझ आ गई, ये बात आपको बता चुका हुआ हूँ कि किन किन चीजों में इसको सप्लाई नहीं समझा जाएगा। अच्छा जी, इट मीन्स दैट टैक्स रेट, अच्छा 3%, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। However, ये बड़ा पैरा इंपॉर्टेंट, फर्दर टैक्स शैल नॉट बी चार्ज इन द फॉलोइंग केसेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इन केसेस के अंदर फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होगा। सप्लाईज टू गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, हमारी जो है वो HEC है, SCCP है, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज है पाकिस्तान, कानून ने बनाया हुआ इनको आप सप्लाई करेंगे, बेशक ये सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड ना हो। अब फर्दर टैक्स मुझे कहा गया कि जनाब मैंने 5 लाख रुपए की अनरजिस्टर्ड को सप्लाई की है और उसमें से 1 लाख की सप्लाई जो है मैंने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को की है, तो आप 17% तो इसका लेंगे, लेकिन सवाल है 3% किसका लें, ये माइनस कर देंगे, तो हम 3% जो है वो इसका लेंगे। आपको कह दिया जाए कि जनाब आपने 1 लाख की सप्लाई FBR को की है और 1 लाख की सप्लाई आपने एंड कंज्यूमर को की है, तो 17% तो इसी का आएगा, लेकिन जो 3% लेंगे उसमें ये तो तमाम आइटम जिसपे फर्दर टैक्स नहीं है वो माइनस कर देंगे, तो बाकी कितना आ जाएगा 3 लाख इंटू इसका फिर आप 3% ऐड है। समझ आ गई, ये सवाल बहुत दफा एग्जाम में आ चुका हुआ है। सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग सप्लाई बाय अ रिटेलर, रिटेलर अगर कोई भी चीज बेचेगा जो एज अ रिटेलर रजिस्टर्ड है टैक्स डिपार्टमेंट में, वो फर्दर टैक्स नहीं देगा। आइटम्स फॉलिंग अंडर रिटेल गुड्स आ गई, इलेक्ट्रिक सप्लाई टू डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल कंज्यूमर, आपकी जो वापडा है, वापडा वापडा भी तो सेल्स टैक्स लेता है ना लोगों से, बिजली का बिल भेजता है, लेकिन उसे कहा गया कि जब तुमने एग्रीकल्चरल कंज्यूमर या घरों के अंदर बिजली देनी है तो उनसे आपने फर्दर टैक्स, तकरीबन सारे जो रजिस्टर्ड होते हैं, अनरजिस्टर्ड होते हैं घरों में, तो वहां पर भी सेल्स टैक्स, फर्दर टैक्स, सेल्स टैक्स लगेगा, फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। नेचुरल गैस इसी तरह SNGVL को कह दिया गया, ठीक है, कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स और CNG स्टेशन, यहाँ एग्रीकल्चरल वालों को नहीं रखा। इसका मतलब ये है कि SNGPL वाले अगर एग्रीकल्चरल जो हमारे कंज्यूमर हैं उनको अगर भेजेंगे तो उनसे सेल्स टैक्स लेंगे, CNG स्टेशन से लेंगे। सप्लाई ऑफ सेकंड हैंड वॉर्न क्लॉथिंग एंड अदर वॉर्न आर्टिकल्स, वॉर्न क्लॉथिंग क्या होती है, फटे हुए कपड़े, मैंने आपको बताया कि वो जो पीसेस बनाते हैं छोटे छोटे पीस, यानी जब आप पूरे वो बड़े पीस को काटते हैं सूट बनाने के लिए, शर्ट बनाने के लिए, तो उसकी वो कटिंग बच जाती है ना, ट्रिमिंग जो होती है, वो अक्सर आप रद्दी वालों को उठा देते हैं, जाओ यार ये ले जाओ, वहां पर भी आप बेचेंगे, वो सेल तो होगी लेकिन फर्दर टैक्स नहीं लेंगे। जीरो रेटेड गुड्स इस पे भी नहीं होगा। अच्छा, ये स्प्रिंग और मैट्रिक्स ऑलरेडी 3rd शेड्यूल की आइटम्स है, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी। शुगर भी इसी की है, फर्टिलाइजर भी इसी की है, जेट फ्यूल नहीं है, ठीक है। बहरहाल ये है, आर्ट के लिए जो ज्यादा आइटम्स एग्जाम में टेस्ट हुई है ना, वो सबसे ज्यादा ये हुई है एंड कंज्यूमर वाली और 3rd शेड्यूल वाली, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा टेस्ट हुई, ये याद रहनी चाहिए। अच्छा, 100 दफा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि उन्होंने चीजें बेची हैं अपने आउटलेट के थ्रू, यानी फैक्ट्री में से चीजें चली गई उनकी शॉप के ऊपर, तो शॉप से उन्होंने
जूते जो थे वो एंड कंज्यूमर को दे दिए, और वो क्या थे, अनरजिस्टर्ड थे, तो बताएं फर्दर टैक्स लगेगा? भाई बात ये है कि ये जो चीजें यहाँ बिकी नहीं है, ये तो मूव हुई है सिर्फ, तो ये तो नहीं है ना कि एक कमरे से चीजें उठा के दूसरे कमरे में रखी, सेल्स टैक्स वाले आके यहाँ भी टैक्स दे दो। रूम ए से रूम बी में सप्लाई हो चुकी हुई है, सप्लाई की डेफिनेशन में आ गई, तो भाई चीजें फैक्ट्री में रहें या दुकान पे आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? सवाल ये कि यहाँ कहाँ गई है, यहाँ अगर तो एंड कंज्यूमर को गई है तो फर्दर टैक्स नहीं आएगा, और अगर यहाँ से आपने अपनी दुकान से अनरजिस्टर्ड किसी मैन्युफैक्चरर को दे दी है, जो आगे किसी दुकानदार को दी है, तो वहां तो आपको फर्दर 3% लगेगा। तो आउटलेट डजंट मीन के सप्लाई, ये बात यहाँ कही जा रही है। अच्छा, इसी तरह अगर आपने इंप्लॉइज को दे दी, एम्प्लॉय तो अनरजिस्टर्ड है, क्या फर्दर टैक्स लगेगा? क्यों? एंड कंज्यूमर है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, ये सारे इसमें आ जाएंगे। आगे दिया हुआ कि ये क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ है, ये क्या है? क्या एफपीआर ज्यादा कम रेट लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है, बाद आइटम के ऊपर उन्होंने ज्यादा रेट्स भी लगाए हुए। एट शेड्यूल किसको कहते हैं? रिड्यूस रेट्स की बात है, जैसे फर्टिलाइजर के ऊपर कितना है, 2%, फ्लेवर्ड मिल्क, चीज, बटर, ठीक है, ये क्या है, 10%, सिल्वर, गोल्ड 1%, ठीक है। ये ऐसे रीड कर लीजिएगा, समझ आ जाए तो ठीक है, वरना इसको छोड़ दीजिएगा। इसमें सिर्फ ये है कि कुछ मशीनरी ऐसी है जो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, और उसके ऊपर आपने कस्टम डिपार्टमेंट को टैक्स कितना देना है, 10%, लेकिन आपने इसको खुद यूज करना था। शर्त ये थी, लोग करते क्या है कि बस फॉर एग्जाम्पल कि 20 मिलियन का एक प्लांट था, उसके ऊपर 10% टैक्स दिया, कितना हो गया ये, 2 मिलियन दे दिया। असल में इसका नॉर्मल जो टैक्स है ना, वो बनता है 17%। कितना बनता है ये, 3.4 मिलियन। दोनों का फर्क कितना है, 14 लाख रुपए का। आपने क्या किया, कहा कि ये मशीनरी मैंने खुद इस्तेमाल करनी है, इंपोर्ट कर ली, लेकिन उसके बाद हरकत क्या की, ये मशीन मार्केट में आपने सेल कर, तो ये आपने टैक्स चोरी कर लिया ना इस तरीके से। समझ आ रही है? टैक्स चोरी की है ना, गलत है। यानी असल इसका रेट था, इस मशीनरी की शर्त ये थी कि आप खुद इस्तेमाल करेंगे, बल्कि इस पे 17% कह रहा हूँ, 20% होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेडेबल आइटम है ना। तो आपका 4 मिलियन बनता था, तो यहाँ 2 मिलियन टैक्स आपने डिपार्टमेंट को कम दिया। डिपार्टमेंट को जब पता लगा कि लोग ये हरकतें कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमें लिख के दें कि आप ये मशीनरी खुद इस्तेमाल करेंगे, 2 मिलियन दे दें। तो उन्होंने कहा जी ये 2 मिलियन जमा करवा दिए, जाने लगा। उन्होंने फिर बाजू पकड़े, इधर आओ भाई जान, ये 2 मिलियन का हमें चेक दे जाओ हमारे नाम के ऊपर, हम कैश नहीं करवाएंगे। अरे वो क्यों? जब तुम मशीनरी लगा लो अपनी फैक्ट्री में, इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दो, फिर हमें खत लिखना कि जी आगे चेक कर लो। हम उस दिन आएंगे ये वाला चेक लेके, आपकी मशीनरी को चेक करेंगे, खाना खाएंगे आपसे, और जो आपकी हस्बे तौफीक आपकी खिदमत हो हमारी कर दीजिएगा, हम ये चेक आपको वापस कर देंगे। अगर हम गए और वहां मशीनरी ना लगी हुई, तो फिर हम ये चेक क्या कर लेंगे, कैश करवा लेंगे, और आप ऐश कर लें। तो ये है, बहरहाल ये कहानी सुनाई गई है। उसके बाद है जी, क्या डिपार्टमेंट फिक्स टैक्स भी लगा सकता है? लगा सकता है। अच्छा, ये जो परसेंटेज पे टैक्स लगा होता है ना, इसको कहते हैं एड वैलोरम। क्या कहते हैं इसको? एड एड वैलोरम मीन वैल्यू की परसेंटेज, इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप परसेंटेज नहीं टैक्स लगाते हैं, आप टैक्स करते हैं फिक्स लगा देते हैं। जैसे fixed tax on bricks has been levied on monthly basis irrespective of the actual production or actual value of supply. 7,500 per month in Sindh, KPK, Balochistan and specified areas of Punjab such as Mianwali वगैरह,
वहां पर आपने एक जो बटा खश्त वाले हैं वो जो है वो जो अब देखा ना वो धुआं निकल रहा होता है वो दूर दूर से ईंटें पड़ी हुई होती हैं, तो उसकी बात की जा रही है कि बटा खश्त वाले जो हैं जो इस इलाके में है वो 1 लाख की सप्लाई बना लें, 10 लाख की सप्लाई बना लें, जितने की भी कर लें, उन्होंने हर महीने 7,500 रुपया जमा, बेशक वो कहे जी इस बारिश में मेरा पट्टा ही बह गया, लेकिन फिर भी उन्होंने टैक्स देना। इसी तरह पंजाब के कुछ इलाकों में जेलम वगैरह में 10,000 रुपया है, लाहौर इस्लामाबाद में 12,500 रुपया इन्होंने फिक्स टैक्स लगा दिया हुआ है। तो अगर आपसे डिपार्टमेंट पूछा जाए कि क्या टैक्स फिक्स बेसिस पे लगा, तो आप कहेंगे जी हाँ। इसी तरह आपका मोबाइल फोन भी आ गया, ठीक है, जो आप कभी उसको छोड़ने का नाम नहीं लेते, ये है उसका, वो है उसका 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल इसलिए है क्योंकि 9/11 हुआ था, उसकी वजह से बड़ी तबाही हुई थी, तो इसलिए उन्होंने आपके मोबाइल फोन को भी किसमें डाल दिया, 9th शेड्यूल में, ताकि पता चल जाए कि इससे सिर्फ तबाही होनी है, फायदा कम है तबाही ज्यादा है। तो बस ये ज़हन में आप रखना कि इसको मोबाइल किस में है, 9th शेड्यूल में। इसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, फिक्स टैक्स लगा हुआ है, इंपोर्ट के ऊपर भी और लोकल सप्लाई के ऊपर भी। आप कभी नहीं देखेंगे कि आप मोबाइल के ऊपर कभी नहीं लिखा होगा सेल्स टैक्स, नहीं लिखा होगा। क्यों? एग्जाम्प्ट है? नहीं, एग्जाम्प्ट नहीं है, टैक्स है। फिर कौन देता है? सिर्फ इसमें जो इंपोर्ट करता है वो इंपोर्ट के टाइम पे टैक्स देता है, और ये क्यू मोबाइल या ये कौन से हैं, और ओप्पो हो गया, वीवो वगैरह, ये टैक्स देते हैं बस डिपार्टमेंट, बस ये टैक्स जमा करवाते हैं, उसके बाद खत्म। आगे कंज्यूमर, तो कंज्यूमर पे बर्डन शिफ्ट नहीं होता, होता है, वो कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, लेकिन लोगों से लेते नहीं है ये टैक्स। ये बात याद रखिएगा, लोगों से टैक्स लेते नहीं है ये, बस वो कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, इसको फिक्स टैक्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, टैक्स पे करना किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी टैक्स पे करना? जो परचेज करेगा, जो सेल करेगा, या इंपोर्ट करेगा। असल में तो दो लोगों पे टैक्स लगा हुआ है, जो सप्लाई करेगा और जो इंपोर्ट करेगा, बेसिकली तो उस पे है। इंपोर्ट करेंगे तो कस्टम वालों को दे देंगे, लोकल सेल करेंगे तो क्या करेंगे, अपने आउटपुट में से माइनस करें, तो बाकी महीने के एंड के ऊपर एफबीआर को टैक्स जमा करवा दें। ये दो है। सर्विसेज पे भी टैक्स है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। व्हेन टू पे टैक्स, जब आप कस्टम ड्यूटी देंगे इंपोर्ट के टाइम पे वहां टैक्स देंगे, और जब रिटर्न फाइल करेंगे तो उस टाइम टैक्स देंगे। अगर आपसे पूछा जाए तो ये बात आपने बतानी है। ये चार्ट आपको बड़ी अच्छी तरह पढ़ा चुका हूँ। ये इसको रीड कर लीजिएगा, ये सारी जो है ये कहानी, असल इम्पोर्ट जो है ना चीज, वो ये है, ये सारा इसको पढ़ लीजिएगा, इसको रीड कर लीजिएगा। असल है कि किस किस शख्स को रजिस्टर्ड होना है पाकिस्तान में। who are required to be registered, ये सवाल था। अगर आपसे एग्जाम में ये बात पूछी जाए कि पाकिस्तान में किस किस को रजिस्टर्ड होना है, आज पता नहीं मेरे कहते हैं हाथ में खारिश हो तो पैसे आते हैं, नाक में खारिश हो तो क्या है, पैसे जा रहे होते हैं, वो आता है, डॉक्टर के पास जाना हो, यानी फिर पैसे जाने ही होते हैं ना, पैसे जाने ही होते हैं ना। पता नहीं सुबह से जो है, याद करने का तो कुछ चक्कर नहीं है ना कि याद कर रखे, आपके दुश्मन याद कर रहे हैं, डॉक्टर याद कर रहे हैं। नहीं जी, किसको रजिस्टर्ड होना है? इंपोर्टर को। अच्छा, यहाँ इंडिविजुअल एओपी कंपनी वाला चक्कर नहीं है सेल्स टैक्स में। यहाँ है आप इंपोर्टर हैं जी, आपको रजिस्टर्ड होना है। होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, यस, इनको भी रजिस्टर्ड होना है। रिटेलर के लिए है कि टीयर 1 जो है उनको रजिस्टर्ड होना है।
टीयर 2 को रजिस्टर्ड होने की ऑप्शन है, चाहे तो ना हो। इसी तरह जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए भी जो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है उसको रजिस्टर्ड होना है। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ लें, फिर इसको पढ़ते हैं ये टीयर 1 कौन से हैं, ताकि आज का ये हमारा इशू कंप्लीट हो जाए। कॉटेज इंडस्ट्री, देखें जब भी आपके जहन में कॉटेज इंडस्ट्री आए ना, तो आपके जहन में दो चीजें आनी चाहिए कि ये एक ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो कि अनरजिस्टर्ड है, जो कि अनरजिस्टर्ड है। अगर आपको कहा जाए कि आपने कॉटेज इंडस्ट्री से परचेज की है तो इनपुट नहीं होगा। अगर आपको कहा जाए आपने कॉटेज इंडस्ट्री को सप्लाई दी है तो आउटपुट होगा, और प्लस इसके ऊपर 3% भी होगा। सवाल ये है कि एक मेरे पास अगर एक न्यूमेरिकल के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री का वर्ड इस्तेमाल हो तो मैं उसे क्या समझूंगा। देखें, एक होता है चीज के कॉन्सेप्ट को समझना, एक होता है इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी, एग्जाम में कैसे आएगा, ये दूसरी चीज है। क्या कहा मैंने, अगर एग्जाम में लिखा हो परचेजेस फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री तो इसका मतलब अनरजिस्टर्ड से परचेज की है, आपको इनपुट नहीं लेना। और अगर कहा जाए कॉटेज इंडस्ट्री को सेल की है तो 17% टैक्स तो लेना ही लेना है, और फर्दर टैक्स भी लेना है। क्या करना है। हाँ, अगर वो कहे कि कॉटेज इंडस्ट्री को आपने टेबल सप्लाई किए हैं जो उसने खुद इस्तेमाल करने हैं, तो फिर वो एंड कंज्यूमर हो गया। फिर क्या हो गया, फिर एंड कंज्यूमर हो गया। समझ आ गई। प्लेन लफ्ज से हम अनरजिस्टर्ड मिसाल लें। ये कॉटेज इंडस्ट्री है क्या, मींस अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न व्हिच फुलफिल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, जो ये वाली कंडीशन को पूरा करे। डज नॉट हैव इंडस्ट्रियल कनेक्शन ऑफ गैस और इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, मापदंड वाले ये कहते हैं कि अगर आप अपने घर में या किसी जगह पर कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, तो आप डोमेस्टिक मीटर पे नहीं कर सकते, आपको कमर्शियल कनेक्शन लेना होता है, बेशक घर में ही काम कर रहे हैं। तो वो कौन से ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो कि अपने घर के अंदर असूलन कानून पे चलते हुए वो इंडस्ट्रियल कनेक्शन ना लेंगे, कौन से हो सकते हैं। नहीं, कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर बताएं। दर्जी जो है, तो घर में अंदर वो दर्जी है, वो मशीनें चला रहा है, तो उसको इंडस्ट्रियल कनेक्शन लेना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा, क्यों नहीं लेना पड़ेगा। वो घर के मीटर के ऊपर नहीं मशीनें चला सकता। समझ आइए, उसके लिए लाजमी है, वो गैर कानूनी है ना, क्योंकि डोमेस्टिक यूनिट सस्ते होते हैं। समझ आ गई, उसको कनेक्शन लेना पड़ेगा। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। सियालकोट में लोग फुटबॉल बनाते हैं और वो सिर्फ नीडल और थ्रेड यूज करते हैं, पंखा चल रहा होता है, इनके लिए इंडस्ट्रियल कनेक्शन लेना लाजमी नहीं है, क्योंकि उस बिजली के पंखे से कोई चीज नहीं बना रहे, वो हाथ से बना रहे हैं। समझ आ रही। तो ऐसी इंडस्ट्री जहां पर के लोग घरों में काम करते हैं और वहां पर वो कनेक्शन नहीं देते, नहीं, गैर कानूनी नहीं देते, लेना ही नहीं था उन्हें। इज लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया, वैसे भी ये गैर कानूनी है कि आपने जनाब वो मशीनें लगाई और आप रेजिडेंशियल एरिया में लगा के आप ठक कर रहे हैं, और जनाब वो मुसीबत पड़ी हुई है, शोर आ रहा है, धुआं उठ रहा है, तो वो लोग तो कंप्लेन करेंगे आपके खिलाफ। समझ आ रही है ना। वैसे आप कहेंगे सर हमारे घर के सामने एक देगों वाला है, वो तो धड़ाधड़ चौक के अंदर ही देगे पकाई जा रहा है, धुआं भी छोड़ रहा है और उसने सारा कुछ किया हुआ है, तो क्या वो कॉटेज इंडस्ट्री में आएगा। भाई पहले तो उसको उठा के यहाँ से बाहर फेंके, ये तो बात का मसला है ना। लोग हमारे कुछ भी नहीं कहते, वो लड़ते हैं, आगे से गालम गलोच करते हैं और कहते हैं यार बर्दाश्त करते रहते हैं, बीमार हो जाते हैं धुआं सूंघ सूंघ के, लेकिन उसकी कभी कंप्लेंट नहीं करते। ये हमारे मसाइल है। लोग कमर्शियल एक्टिविटीज अपनी करी जाते हैं, सारे घरों के मीटरों पे चलाया होता है उन्होंने, सारा गैस चला रहे होते हैं। तो बहरहाल होना चाहिए। डज नॉट हैव टोटल लेबर फोर्स ऑफ मोर देन 10 वर्कर, बंदे भी कम है। अगर कोई फुटबॉल मैन्युफैक्चरर है और उसके पास 100 बंदे बैठे हुए हैं घर में काम कर रहे हैं, तो वो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है, उसके लिए रजिस्टर्ड होना अब लाजमी हो जाएगा। एंड एनुअल टर्नओवर फ्रॉम ऑल सप्लाई डज नॉट एक्सीड 10 मिलियन, 1 करोड़ से ज्यादा की उनकी सप्लाईज भी, अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो जाए, सारी कंडीशन पूरी हो जाए, तो कहेंगे ये कॉटेज इंडस्ट्री है। रहायशी इलाके में हो, पहली बात इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं है,
राइट, उसका टर्नओवर 10 मिलियन से ज्यादा नहीं है, बंदे उसके पास 10 से ज्यादा, तो ये कॉटेज मीन छोटी, एक छोटा सा मैन्युफैक्चरर है जो बेचारा अपने घर में। इसी तरह हमारे घरों के अंदर कुछ खातून होती हैं, बेवा हो गई, तो उन्होंने घर में सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया, लोगों को सिखाना शुरू कर दिया है, तो कमर्शियल एक्टिविटी। एक छोटा सा स्कूल बना लिया, तो 5-7 औरतें आती हैं, उनको वो सिखाती भी हैं, लोगों के कपड़े भी सी देती हैं, और हाथ वाली मशीन है। वो कॉटेज इंडस्ट्री की मिसाल है। फुटबॉल की मैंने मिसाल दी है। इसी तरह जो बैच बॉक्सेस होते हैं, वो घरों में क्या करते हैं, वो एक पैकेट सा दे देते हैं, और साथ वो एक होती स्ट्रेचेबल, वो एक होती है, वो देते हैं जी, इसके अंदर वो पिने लगा दें, आप वो तीलियां लगा दें, ठीक है, तो हम आपको उसकी इतनी पेमेंट कर देंगे। ये बहुत सारे घरों में काम होते हैं। अच्छा जी, ये वाली एग्जांपल मैंने कहा नहीं करनी है आपने। अच्छा, टीयर 1 को देख लें अभी कि वो कौन से, ताकि ये हमारा इशू आज कंप्लीट हो जाए कि किन रिटेलर को रजिस्टर्ड होना है। दोबारा बताइएगा, इंपोर्टर को रजिस्टर्ड होना है, होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, मैन्युफैक्चरर को। ये ऐसे ना होना कह दिया करें, क्या मैन्युफैक्चरर को रजिस्टर्ड होना है? भाई मैन्युफैक्चरर अगर कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है तो रजिस्टर्ड होना है। अगर वो मैन्युफैक्चरर कॉटेज इंडस्ट्री है तो फिर नहीं होना, लाजमी नहीं, हो जाए कोई मसला नहीं। और हर रिटेलर को रजिस्टर्ड होना है टीयर 1। हाँ साहब, आप बढ़वाओगे हर बात पे। आप एफबीआर में तो नहीं है, हर बंदे को कहते हो रजिस्टर्ड होना है। हाँ जी, ऑनलाइन टीयर 1 कहाँ चला गया? हाँ जी, 550 पे है, बड़ा आ गया ये ले जी। टीयर 1 रिटेलर्स, ये पेज आपका रेफरेंस आपने वहां लिख लेना है। टीयर 1 कौन है? पेज नंबर 553, खालिद पेटी वाला। Tier 1 retailers are required to be registered. अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए लिस्ट डाउन द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, उसमें आप लिखेंगे इंपोर्टर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, टीयर 1, मैन्युफैक्चरर, नॉट कॉटेज इंडस्ट्री। बस ये लिख दें आप कि भी इनको रजिस्टर्ड होना। अगर आपसे पूछा जाए कि किन लोगों को रजिस्टर्ड नहीं होना, तो नहीं होना उनके लाजमी नहीं, आप कहेंगे रिटेलर, टीयर 2, कॉटेज इंडस्ट्री एंड पर्सन इन्वॉल्व इन द एग्जाम्प्ट गुड्स। बस 3 बंदे लिख दें जिनको रजिस्टर होना लाजमी नहीं है। And all the provisions shall apply in the normal manner, including charge of sales tax, filing of monthly return, input tax adjustment। ये मैं वर्ड यूज करता हूँ अक्सर, अपने मुंह मेरे मुंह से सुना होगा क्लेम का, कि इनपुट को माइनस करना, अपोर्शनमेंट, हर चीज उसने करनी है। All tier 1 retailers shall integrate their retail outlet with FBR computerized system। इसको POS कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। बाटा इस वक्त POS है, चैनवन इस वक्त POS है, बहुत सारे अब हो चुके हुए हैं। इनके लिए लाजमी है कि ये जैसे ही पॉइंट ऑफ सेल से मुराद, जैसे ही ये सेल प्रेस करेंगे इनवॉइस निकलेगी, उधर FBR के पास भी इनवॉइस आ जाएगी कितनी सेल हो चुकी है। जीरो टॉलरेंस, इंटीग्रेटेड। जैसे जैसे आप मैसेज नहीं करते तो फौरन दूसरे मोबाइल पे आ जाता है, तो ये इंटीग्रेटेड है ना, ऐसे ये आपको करना पड़ेगा। फॉर रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ सेल इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इनपुट टैक्स क्लेम वुड रिड्यूस बाय 60%, ये इनको कहा गया। अगर आपने ये हरकत ना की, तो जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, अगर आपने कहा कि मेरा 10 मिलियन का इनपुट टैक्स है जो मैंने दिया हुआ है, तो आपको 4 मिलियन का अलाउ किया जाएगा। कितना नुकसान होगा? 6 मिलियन का, 60 लाख रुपए का आपका नुकसान होगा। A registered retailer is required to issue a serially numbered tax invoice containing specified particular including name, address, NIC of the unregistered recipient of supply where the value exceed 100,000। ये पहले 100,000 की वैल्यू नहीं थी, तो इन्होंने अच्छे खासे टायर चलाए, बड़ा शोर हुआ था। इन्होंने कहा जी हर बंदे का जो भी आपके पास आ रहा है जो रजिस्टर्ड नहीं है उसका एमटीएन दे।
तो आप अगर बड़े बड़े मॉल्स पे जाएं और हर एक को कहें यार अपना एनटीएन नंबर दें और वो ऐड करना शुरू कर दें, तो उनकी सेल हो गई फिर पूरी। इसलिए उन्होंने शोर मचाने का नहीं, अब कर दिया है कि अच्छा यार अगर आप इनको सप्लाई 1 लाख से ज्यादा दें तो इनका एनटीएन ले लिया करें, इनका नंबर ले लिया करें। ठीक है जी। अच्छा, ये होते कौन कौन है? मेरे ख्याल आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ, शायद कहीं लिखा भी हो, मैं नहीं लिखूंगा पीछे। मैं ये किसी ने गलत मुझे मेरे साथ जो है दहशतगर्दी की है, ये असल में था 552 के ऊपर। रिटेलर्स ये होते कौन है? ठीक है, Tier 1 retailers are specified retailers are retailer operating as a unit of national or international chain of store। national कौन सी है? गवर्नमेंट है ना, और इंटरनेशनल कौन सी है? KFC। ये है ना, नई रिटेलर की बात करें, नेस्ले तो कंपनी है ना, KFC इंटरनेशनल है ना, मैकडोनल्ड्स इंटरनेशनल है ये। हाँ जी, हार्डीज, कारफोर, कारफोर, ठीक है, हाइपर स्टार वगैरह, ये सारे इंटरनेशनल है। इन सब के लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी है। A retailer operating in an air conditioned shopping mall, प्लाजा और सेंटर, कौन कौन से है? फीस सेंटर आ गया। जितने भी इसके अंदर दुकानें हैं सबके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी है सेल्स टैक्स में। क्योस्क खोखे को कहते हैं, वो पानो सीटर वाला खोखा नहीं होता, कराची बिरयानी, स्टूडेंट बिरयानी वगैरह जो बाहर की तरफ होते हैं, वो उसमें शामिल नहीं। उनके अलावा बाकी अंदर वाले सबको रजिस्टर्ड होना लाजमी। वो कौन से होंगे? रिटेलर 1, रिटेलर whose cumulative electricity bill during the immediately preceding 12 month exceed 12 लाख रुपया। वो कई बार भी है, वो चक 36 में बैठा हुआ है, उसका बिजली का बिल जो है वो 12 लाख से बढ़ गया है, तो अब उसके लिए सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना लाजमी है। होलसेलर कम रिटेलर, कम से मुराद दोनों है, होलसेल का काम भी करता है, रिटेल का काम भी करता है। इसकी टिपिकल मिसाल जो है वो मैं आपको देता हूँ, ये शालम मार्केट के अंदर आपको ये चीज आपके लोकल, आपके घर के करीब से अगर वो 100 रुपए की मिल रही है ना, तो आप शालम मार्केट चले जाएं होलसेल पे खरीदने के लिए, तो इंशाल्लाह वहां आप 150 रुपए की मिलेगी। ऐसे हो तो क्या कहूँ उनको कि लोग बेचारे मुतमिन होते हैं कि मैं होलसेल पे आ गया हूँ, वो उसका जो है ना उसकी खाल उतार लेते हैं। engaged in bulk import and supply of consumer goods on wholesale basis to the retailer as well as on retail basis to the general body, ये आप हैं, इसलिए इनसे एहतियात किया जाए ऑफ द कंज्यूमर, राइट। ये इनको कैसे पता चलता है कि ये बंदा होलसेलर नहीं है, ये दुकानदार नहीं है? अब जो मर्जी आप कर लें, इनको अक्सर पता चल जाता है। उसका तरीका होता है, जब आप अब बात करते हैं ना, वो बात से अंदाजा लगा लेते हैं। आप कहेंगे ये कितने की है, तो समझ जाएगा कि ये मेरा शिकार है। ठीक है, जो टिपिकल दुकानदार होते हैं ना, वो अक्सर जाके पूछते हैं कि क्या रेट है इसका, सीधा जाके कहते हैं कि यार ये क्या रेट है इसका। तो अच्छा, वो आगे से फिर जांचते हैं, एक का पूछ रहे हो, कहते हैं यार ये एक ही मैं पूछ रहा हूँ, मैं 2 दर्जन का क्या रेट है, 2 दर्जन कितने की होगी? उसको पता है कि पैकिंग दर्जन की आती है, ये एक बॉक्स जो है वो इसके कितने का रेट है यार इसका। ठीक है, वो समझ जाएगा कि ये दुकानदार, उर्दू ना बोले इनके साथ, पंजाबी ठेठ बोले। इससे रेट पूछने होलसेल का, जाए अगले बंदे के पास, इससे ना बोले, क्योंकि ये आपको डांटेगा कि तुमने रेट मेरे से होलसेल का पूछा है और चीजें कम ले रहे हो। इससे रेट पूछ लिया आपने, आपको रेट पता चल गया कि होलसेल का रेट ये वाला है। अब अगले बंदे के पास जाए, उसे जाके कहे यार फलां चीज जो है ना मुझे इतनी डाल दो, राइट। उसको समझ आ जाएगी कि ये इसको पता है। अगर वो आपसे ज्यादा मांगेगा तो आप कहेंगे यार ये तो इतने की है, तो फिर आपकी बचत हो सकती है। तो पहला बंदा आपका उस्ताद होगा और आप उसके उस्ताद होंगे, सुन्नत भी पूरी हो जाएगी ना, सुन्नत भी पूरी हो जाएगी। साथ साथ मैंने कहा मैं आपको परचेजिंग भी सिखा दूं। whose shop measures 1000 square feet or 2000 square feet in case of retailer of furniture। अगर इसकी दुकान रिटेलर की इतनी बड़ी है, ठीक है, तो फिर उसके वो भी रजिस्टर्ड होगा। A retailer who has acquired point of sale accepting payment through debit or credit cards or any other digital payments।
अगर उसने मशीन लगाई डेबिट क्रेडिट कार्ड की, छोटा रिटेलर कौन लगाता है डेबिट क्रेडिट? ये को हमारे को ये थोड़ी ठेले वाले थोड़ी लगाते हैं। उनको पता है कि मेरे पास कस्टमर कौन आ रहा है, जिसके पास क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड किसके पास होगा? नौकरी पेशा के पास, राइट। और नौकरी पेशा क्या होते हैं? अन्य वह पैसे खर्च करते हैं। शो मारनी होती है ना हम लोगों ने, जो नौकरी वाले लोग होते हैं उनको शो मारने का बड़ा शौक होता है। होते माड़े हैं, लेकिन ये कि चूंकि बीवी साथ है, जरा ऐसे टाई शाई लगाई हुई है, और यार कोई बात नहीं है, चार्ज करो, पैसे में खुद ही जनाब बाद में चार्ज कर, ये भी होता है। इसलिए जो है एनी अदर पर्सन प्रिस्क्राइब बाय द FBR, सर ये जहाँ लिखा हो ना एनी अदर पर्सन प्रिस्क्राइब बाय द FBR, तो बस खुशी किया करें कि यार मैं उसको फिलहाल नहीं पढ़ रहा। ठीक है जी, तो ये चीजें हैं। उसके बाद आखिरी पॉइंट आ गया है जी, आज थोड़ा सा 2 मिनट ऊपर हो गए। अगर जो नॉर्मल रिटेलर है उनके साथ क्या सलूक होगा? उनके साथ एक ही रूप होगा, इनको वापडा वाले पकड़ेंगे। इनके ऊपर किनको छोड़ दिया गया है? वापडा को, लेस्को को, ISCO को, कैस्को को। इनको कहा तुम इनका इलाज करो। क्या इलाज करो? इनके बिजली के बिल अगर 20,000 रुपया है मंथली, उसमें 5% सेल टैक्स डाल दो, और अगर 20 से ज्यादा है तो 7.5% सेल टैक्स डाल दो। और रिटेलर 2 को कहा कि बी हैप्पी, आप ना रिटर्न फाइल करें, कुछ भी ना करें, और कोई सेल्स टैक्स ना दें। और वो पूछता है कि सर वो मैंने जो सेल्स टैक्स दिया हुआ है, तो कहते हैं उसमें ना सोचें। यही जो आपको बिजली के बिल के साथ टैक्स लग के आ जाएगा, वो आपका फाइनल है। आप सुकून करें, जितनी मर्जी सेल करें, जो मर्जी करें। इन अगर टीयर 1 में नहीं है तो टीयर 2 के साथ ये होगा। ये एग्जाम में सवाल आ सकता है कि भाई टीयर 1 और टीयर 2 की टैक्स इम्प्लीकेशन के ऊपर बात करें। आपने जो चीज याद करनी है वो ये करनी है, किन किन लोगों को रजिस्टर्ड होना है, कॉटेज इंडस्ट्री से क्या मुराद है, रिटेलर टीयर 1 कौन होता है, टीयर 2 कौन होता है। इसके अगर सवाल किया जाए कि ये फलां शख्स है, क्या इसके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी था या नहीं था? अगर रजिस्टर्ड था तो क्या करेगा ये? फिर आपने पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि टीयर 1 है या टीयर 2 है, क्या ये कॉटेज इंडस्ट्री है। इसके ऊपर थ्योरेटिकली और केस स्टडी के ऊपर बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, इसलिए इसको आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है जी, आज एक असाइनमेंट है और साथ इसके ये है, इसको इंशाल्लाह करके आइएगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे खुश रखे, तकलीफों से दूर रखे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।